नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर आयात के दावे पर साकेत गोखले का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू। पाकिस्तान को उम्मीद वह ईरान अमेरिका बातचीत के नए दौर की मेजबानी बहुत जल्द करेगा। ट्रंप ने किया समझौते का दावा। अमेरिका ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने पर लगभग सहमत। ईरान ने होर्मुज से जुड़े दावे को किया खारिज, कहा तेहरान का ही कंट्रोल रहेगा। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर और हमारे अमेरिकी राजनयिकों को उनके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बेहतरीन काम की वजह से भारत ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। वे राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी लोगों की ओर से जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री के इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए टीएमसी नेता साकेत गोखले ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि क्या अब हम आधिकारिक तौर पर अमेरिका की एक कॉलोनी बन गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत ने अगले 5 सालों में अमेरिका से 500 बिलियन डॉलर का आयात करने का वादा किया है। अभी भारत का अमेरिका से सालाना आयात 40 बिलियन डॉलर है। इसका मतलब है कि पीएम मोदी ने हर साल अमेरिका से होने वाले आयात को 3 गुना करने का वादा किया है। साकेत गोखले ने लिखा कि भारतीयों से कहा जा रहा है कि वे सोना खरीदना बंद कर दें और विदेशी यात्राओं से बचें ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि मोदी अमेरिका में बैठे अपने आकाओं से चीजें आयात करने पर पैसे खर्च कर सके। उन्होंने लिखा कि इस वादे के साथ भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार का 15% हिस्सा हर साल सिर्फ अमेरिका से आयात करने पर खर्च करेगा। साथ ही इस मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया की ओर से पूरी तरह से शर्मनाक चुप्पी छाई हुई है। उनके नौकरशाह शायद कोविड और योगा पर लंबे लंबे प्रेस बयान लिखने में व्यस्त हैं। साकेत गोखले ने पोस्ट के अंत में पूछा कि क्या भारत सरकार रूबियो का जवाब देगी या पीएम मोदी अमेरिका के सामने झुकते ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती रविवार सुबह 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि वोटों की गिनती शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस सीट के सभी 285 बूथों पर 21 मई को दोबारा वोटिंग कराई गई थी। इससे पहले 29 अप्रैल को इस सीट पर दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी और अनियमितताओं के आरोपों के बाद चुनाव रद्द कर दिया गया था। फाल्टा सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान पहले ही चुनाव से पीछे हट गए थे, लेकिन ईवीएम पर उनका नाम है क्योंकि उन्होंने यह फैसला नाम वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद किया था। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा, कांग्रेस के अब्दुल रज्जाक मोल्ला और सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी चुनावी मैदान में हैं। व्हाइट हाउस के पास शनिवार शाम को हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध हमलावर मारा गया, जबकि एक आम नागरिक घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक 21 वर्षीय संदिग्ध नासिर पेस्ट ने शाम करीब 6 बजे सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास पहुंचकर अधिकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने गोली चलाई, जिसमें वह घायल हुआ और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। कोर्ट के रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए द न्यूयॉर्क पोस्ट ने बताया कि संदिग्ध की पहचान नासिर पेस्ट के तौर पर हुई है और उसे लगता था कि वह जीसस है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 30 राउंड फायरिंग हुई। घटना के बाद इलाके में लॉकडाउन लगा दिया गया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। एफबीआई भी जांच में मदद कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी पहले भी कई मामलों में गिरफ्तार हो चुका था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान पूरी ईमानदारी के साथ शांति के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि हम बातचीत के अगले दौर की मेजबानी बहुत जल्द करेंगे। ईरान अमेरिका शांति समझौते पर हालिया बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए शहबाज शरीफ ने लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप को शांति स्थापित करने के उनके असाधारण प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। शरीफ ने लिखा कि उन्होंने यानी ट्रंप ने आज सुबह सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, यूएई, जॉर्डन और पाकिस्तान के नेताओं के साथ टेलीफोन पर उपयोगी बातचीत की। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस बातचीत में हिस्सा लिया। इस प्रक्रिया में उनकी ओर से निरंतर की गई मेहनत की सराहना करता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता लगभग तय हो चुका है और इसका विवरण जल्द ही घोषित किया जाएगा।
ट्रंप के मुताबिक समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने का मुद्दा भी शामिल है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी माना कि दोनों देशों के रुख करीब आए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने इससे पहले सरकारी टीवी को बताया था कि पिछले एक हफ्ते में अमेरिका और ईरान के रुख एक दूसरे के करीब आए हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि इसका मतलब यह नहीं है कि अहम मुद्दों पर समझौते हो ही जाएंगे। साथ ही उन्होंने अमेरिकियों पर विरोधाभासी बयान देने का भी आरोप लगाया। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान एक ऐसे समझौते पर दस्तखत करने के और करीब पहुंच रहे हैं जिससे संघर्ष विराम 60 दिनों के लिए बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते से यह पक्का होगा कि होर्मुज जलडमरू मध्य धीरे धीरे फिर से खुल जाए और ईरान अपने अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम के भंडार को कम करने या सौंपने का वादा करे। हालांकि ईरान ने होर्मुज से जुड़े इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस जलडमरू मध्य पर तेहरान का ही नियंत्रण रहेगा। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ईरान डील के बाद भी होर्मुज जलडमरू मध्य पर तेहरान का ही कंट्रोल रहेगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पहले भी कहा था कि इस चरण में परमाणु मुद्दा बातचीत का हिस्सा नहीं है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 26 सीटों के लिए चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह संसद के ऊपरी सदन के लिए हर 2 साल में होने वाले द्विवार्षिक चुनावों का हिस्सा है। ये चुनाव 12 राज्यों में होंगे। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों, जबकि झारखंड में 2 सीटों पर वोटिंग होगी। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 1-1 सीट पर 18 जून को उपचुनाव भी होंगे। अभी जिन 26 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से 18 सीटें एनडीए के पास हैं, 4 कांग्रेस, 3 वाईएसआर कांग्रेस और 1 झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। हालांकि कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद एनडीए को 1 सीट का नुकसान होने का अनुमान है, जिससे उसकी सीटों की संख्या घटकर 17 रह जाएगी, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या 4 से बढ़कर 5 होने की उम्मीद है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके और एनसीपी अजीत पवार गुट के 1-1 सीट जीतने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद कर्नाटक अब देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने करीब 1 करोड़ मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाया है। यह फैसला 83 तरह के कामों से जुड़े मजदूरों पर लागू होगा। कर्नाटक सरकार के मुताबिक अकुशल से लेकर अत्यधिक कुशल मजदूरों का न्यूनतम वेतन अब 19,300 रुपए से लेकर 31,000 रुपए तक होगा। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि अकुशल मजदूरों की सैलरी बढ़ाकर करीब 23,000 रुपए कर दी गई है। सरकार ने बताया कि वेतन तय करने में 1991 के सुप्रीम कोर्ट के रेप्टा कोस्ट ब्रेड केस के निर्देशों को आधार बनाया गया। यह फैसला इस बारे में खास दिशा निर्देश तय किए गए थे कि मजदूरी कैसे तय की जानी चाहिए। इसमें भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान किराए जैसे खर्चों को ध्यान में रखा गया है। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद कुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 16,868 रुपए, अर्ध कुशल के लिए 15,059 रुपए और अकुशल के लिए 13,690 रुपए कर दिया था। वहीं दूसरी ओर हरियाणा ने अत्यधिक कुशल मजदूरों के लिए मजदूरी 19,425 रुपए, कुशल के लिए 18,500, अर्ध कुशल के लिए 16,780 और अकुशल के लिए 15,290 रुपए कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को 2026 एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की सिलेक्शन पॉलिसी साफ तौर पर भेदभावपूर्ण है और यह WFI को फोगाट जैसी मशहूर खिलाड़ियों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं देती, खासकर तब जब उन्होंने मैटरनिटी लीव की वजह से खेल से ब्रेक लिया हो। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला के साथ मैटरनिटी लीव लेने की वजह से भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट ने 2025 में मेडिकल और मैटरनिटी कारणों से खेल से ब्रेक लिया था और जुलाई 2025 में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। इसी वजह से वह किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। अब 2026 एशियन गेम्स के लिए 30 और 31 मई को ट्रायल्स होंगे। वहीं इससे पहले विनेश फोगाट ने गोंडा जाकर नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में खेलने की अनुमति भी मांगी थी। दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के उस आदेश के बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से तुरंत बैठक की मांग की है, जिसमें क्लब को 5 जून तक अपनी 27.3 एकड़ जमीन खाली करने को कहा गया है।
लुटियंस दिल्ली में स्थित यह क्लब प्रधानमंत्री आवास के पास मौजूद है और देश के सबसे पुराने व प्रतिष्ठित क्लबों में गिना जाता है। क्लब की गवर्निंग काउंसिल ने कहा कि वह सदस्यों और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांग रही है। वहीं केंद्र सरकार के अनुसार यह जमीन राष्ट्रीय सुरक्षा, सरकारी ढांचे और जनहित परियोजनाओं के लिए जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि तय समय तक जमीन नहीं सौंपने पर कानूनी कार्रवाई कर कब्जा लिया जा सकता है। बता दें कि यह क्लब 1913 में इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब के नाम से शुरू हुआ था। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दोपहर 2 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.